दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग की हिंदी गोधुली भाग 2 काव्य खंड। इसमें हम कुंवर नारायण के बारे में पढ़ेंगे। ये कवि जो है एक वृक्ष के बारे में लिखते हैं और उस वृक्ष के बारे में किस तरह से चिंतन करके अपना उसको दोस्त बना लेते हैं और उस कहानी के माध्यम से कवि किस तरह प्रस्तुत किए हैं, इन प्रस्तुत कहानियों को हम आपको समझाते हैं। आप सारी बातों को सुनेंगे अंतों अंत तक, ठीक है? कवि का कहना है, का पहले पाठ परिचय समझ लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी के लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कवि का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1927 का हो गया। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव रहा ना। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। आपसे ये भी बात पूछा जाएगा कि कवि के द्वारा कविता लिखने की शुरुआत कब की गई थी, तो आप कहेंगे कि 1950 से इन्होंने अपनी कविता को लिखने शुरू किए थे। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन चिंतन परक लेखक कहानियां और सिनेमा जैसी उन्होंने चिंतन लेखन कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं भी लिखते थे। कहने का मतलब जैसे कोई सिनेमा होता तो उससे पहले उसको डायरेक्टर उसके बारे में सजेस्ट करते हैं कि इस तरह लिखी जाती है, उस तरह मतलब उसी तरह के बात जो है ये भी कहा करते थे। किंतु कविता उनकी सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रहे करती थी। उनकी प्रमुख रचनाएं थे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। ये सब बात आपसे पूछे जाएंगे कि इस तरह के बात किनके द्वारा लिखा गया, तो आप कुंवर नारायण का नाम लिखेंगे, आपका आंसर सही होगा। इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजिया, प्रबंधक आकार के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि कुंवर नारायण की जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके थे। मतलब इन्होंने इस तरह अच्छी अच्छी कहानियां लिखी कि इस क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार से सम्मान किया गया। और क्या कहते हैं, जो इस प्रकार के साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसाराम पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान एवं कबीर कबीर सम्मान आदि इस तरह के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कुंवर नारायण सिंह का कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि रहे हैं। नगर संवेदना कहने का मतलब हुआ जिन परिवेश में हमारा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, और जिस परिवेश में हम पल बस कर बहुत बड़े हो गए, उसी को इन्होंने नगर के संवेदित करते हुए कि हमारे नगरों में रहने वाले लोगों की विचारधाराएं कैसी होती है, उनकी मानसिकता किस तरह की होती है, एक दूसरे के वो भाव को किस तरह से समझते हैं, परखते हैं, मतलब इस तरह के बात उन्होंने बताया है। नहीं, विवरण अनेक यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्ति और सामाजिक उपभोक्ताओं का तनाव व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यात्रा यंत्रितता जिस तरह हर जीवन के अस्तित्व को मिटाकर उसने अपने लपेटे में लेना चाहती है, कुमार नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा लेखन करती हैं। नहीं, नई कविता के दौर में जब प्रबंधक काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजिया जैसे प्रबंधक रचक भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त किए। और इन्होंने प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति को मान सम्मान कब मिलता है, जब समाज में उन्होंने सबों के लिए कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे सबों का भला होता है। उस जगह पर लोगों को मान सम्मान तो मिलना स्वाभाविक बातें हैं। उनकी कविताओं में यथार्थ का उलझा अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय स्वयं परिष्कार और साथ सुथरापन, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ के खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी है। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यक्ता को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अप्रिय चिंताओं की संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण सिंह के कविता इन दिनों संकलित हो गए हैं। ये कविता इन्होंने लिखे हैं और इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कविता में इन्होंने क्या बात बताए हैं। इन सारी कविताओं को यदि मैं जान लूँ तो शायद मेरा ये पढ़ना सफल हो जाएगा
और कवि का कहना क्या है, इनके भावों को जरा हम समझते हैं। कवि जी कहते हैं, एक वृक्ष की हत्या, मतलब हत्या कहने का मतलब कि हम उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, उसी को हम वृक्ष की हत्या कहे हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, मतलब कौन नहीं था, वो बूढ़ी चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। सारी बातों का अर्थ हम बताते हैं। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटते हैं तो अपने घर के सामने वाले पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि कभी घर आता तो उस पेड़ की चौकीदार की तरह तैनात पाता था। मतलब उनके दरवाजे पर एक पेड़ रहा होगा, हरा भरा सा पेड़ रहा होगा। जब उनको देखते थे तो इनके अंतरात्मा में बड़ा सुकून सा जगता होगा कि हमारे दरवाजे पर एक पौधा है और उसको मैं देखता हूँ। मतलब उसको ये चौकीदार की तरह समझते थे। कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही शख्स जान झुर्रीदारियों खुरदार तथा मौला मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाली, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फाटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकर बल बूता। कितना मस्त कवि लाइन लिखे हैं। ये कवि कहते हैं कि यह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, मतलब उससे क्लोरोफिल की मात्रा समाप्त हो गई थी। डाली सूख गई थी, पेड़ पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्तियों से युक्त था जो झगरी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उनका तनाव खुरदुरा था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के सामने वहीं खड़ा रहा करता था और कहता था कि मैं तुमको रक्षा करता हूँ। कभी उसको अपना रक्षक मानते थे, चौकीदार मानते थे। उनको लगता था कि इससे हमें बहुत जीवन में सहयोग मिलता है। और वह सहयोग क्या है, कवि कहते हैं कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। मतलब कवियों का ऐसा दिल में भाव चलता था कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार के तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हमेशा अपने हल्के रंगों में दिखाई पड़ता था और कहता था कि उसको अपने दोस्त की तरह कभी उसे मानते थे। कभी का ऐसा भाव था कि वो पौधा जो है ना, वो हमसे हमारा भाव पूछ रहा है और वो जो भाव हमसे पूछ रहा है कहता है कि तुम कौन, तो मैं उससे जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे कि पौधा में और कवि में कैसा संबंध था, तो एक भावनात्मक दोस्त का संबंध था नहीं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठाठी छाँव में, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेश में कहीं एक जानी दुश्मन मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं कि घर में बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। नहीं, कवि कहते हैं कि वह पेड़ के समीप पहुंचा था कि दूर से वह कहता, चौकीदार सावधान। तात्पर्य यह कि जैसे चौकीदार आने से जाने वाले को लेकर पूछताछ किए बिना अंदर प्रवेश नहीं करने देता, वैसे ही पेड़ को कवि से जानना चाहता है कि तब कवि अपने उसको दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोने लगता है और संवेदना मानवता का सार्थकपुर को, इसको भावनाओं को उसके साथ व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से और शहरों के बचाना है हथियारों से, देश को बचाना होगा देश को दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारी वृक्ष सुरक्षित रहेंगी। आज के वर्तमान युग में हम लोग अपने एक क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे मकान बनाने के लिए सारी पेड़ पौधा को काट दे रहे हैं और एक वक्त कभी आएगा कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और O2 की मात्रा कम होने लगेगी और हमारा क्या होगा, जीवन खतरा में आ जाएगा। अगर हम आज से ही पेड़ पौधा को अगर बचाना शुरू कर दें
तो एक वक्त आएगा कि हमारे जीवन में कभी ऐसा दुख समय नहीं आएगा कि मैं अपने ओटू के लिए शिकार न बन पाऊँ। इससे अच्छा है कि हम पेड़ पौधा को लगाना हमें जिम्मेदारी बनता है। मेरा कर्तव्य ही है जो है पेड़ पौधा लगाएं और अच्छे अच्छे जो है पौधों को उगाते हैं। तब कहते हैं न बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से। ये कब होगा? जब हमारे वातावरण में संतुलन मात्रा में O2 की उपस्थिति होगी। O2 बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी ना, तब मेरा वातावरण में संतुलन की स्थिति रहेगा, अन्यथा संतुलन की स्थिति नहीं रह पाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यहाँ पर कवि का जंगल कहने का भाव क्या है जरा समझेंगे। आगे कवि कहते कि नदी को नाला होने से, हवा को धुआं हो जाने से। धुआं कहने का मतलब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर क्या होगा? वो जहर के रूप तो लेगा ही लेगा, नहीं लेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मरुस्थल हो जाने से, इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ बालू का ही अंबार ढेर सा लग जाए, उसे मरुस्थल कहा जाता है। तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। तात्पर्य यह कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब मिलकर ही पर्यावरण को बचाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दोस्तों के साथ जरूर करें। आपका बीके सुपर फास्ट क्लास RFST क्लास।